नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16। आखिर आर्टिकल 16 कहता क्या है और आर्टिकल 16 के वो सारे प्रोविजंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। हम लोग उसमें आरक्षण की बात करेंगे, कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, हम लोग उसको भी वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 16 अवसर की समानता की बात करता है। अवसर की समानता कहाँ? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। मतलब आप जॉब चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, किसी भी संस्था में अगर सरकारी जॉब निकली तो वहाँ पर आपके लिए अवसर की समानता की बात है। आर्टिकल 16 का एक पार्ट है, आर्टिकल 16 का 2। 16 का 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि राज्य क्या है? राज्य धर्म के आधार पर, मतलब रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ठीक है, प्लेस के आधार पर, बर्थ के आधार पर, ठीक है, और इनके आधार पर या मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, यहाँ प्लेस हो गया, बर्थ हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इनके आधार पर क्या नहीं करेगा? इनके आधार पर राज्य को भेदभाव नहीं करना। भेदभाव अलाउ नहीं है। इन बेसिस पर भेदभाव नहीं करोगे आप। इन बेसिस पर भेदभाव अलाउ नहीं है। लेकिन अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकते हो। लेकिन अगर अन्य आधार हैं भेदभाव करने के लिए, अन्य आधार पर आप इसमें भेदभाव कर सकते हो। 16 का 2 कहता है कि अन्य आधारों पर भेदभाव अलाउ है। अब ध्यान देने वाली बात है कि अन्य आधार क्या है। ये जो अन्य आधार है जिसके आधार पर भेदभाव अलाउ है वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के प्रोविजंस के बेसिस पर आप यहाँ पर भेदभाव कर सकते हैं। तो कुछ समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है अपना आर्टिकल, कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है। अब निवास एक आरक्षण का आधार नहीं हो सकता, ध्यान रखना। निवास आरक्षण का आधार नहीं हो सकता। लेकिन हालांकि जो उसमें आर्टिकल 16 है, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 16 है वो एक अपवाद है। देखो पहले कहते हैं कि निवास क्या है? निवास के आधार पर आप आरक्षण नहीं कर सकते। निवास आरक्षण के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण के आधार पर निवास मतलब एक आधार नहीं बना सकते आप, कि निवास को आपने आधार बना लिया आरक्षण का। लेकिन 16 का 30, 16 का 3 एक एक्सेप्शंस है, एक अपवाद है। अब ये एक्सेप्शंस क्यों है बेटा, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो कहता है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केवल अपने निवासियों के लिए कुछ पदों को आरक्षित रख सकते हैं। यहां पर क्या बोला गया कि यूनियन टेरिटरीज हो या फिर स्टेट्स हो, ये कुछ पदों को, ये कुछ पदों को क्या कर सकते हैं? रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पदों को रिजर्व कर सकते हैं अपने निवासियों के लिए। अब ये रिजर्वेशन कर रहे हैं किसके लिए? केवल केवल राज्य अपने निवासियों के लिए कर रहा है, पूरे देश के लिए। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हो तो उत्तराखंड के लिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए कि कुछ यूटी या स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ पदों को रिजर्व कर सकते हैं अपने केवल निवासियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करना। पिछड़ा वर्ग की बात करो या किसी की भी बात करो, अब हमने बात किया कुछ पदों को आरक्षित कर सकते हैं, हालांकि केवल संसद इस विषय में कानून बनाएगी। अभी अपने निवासियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कानून कौन बनाएगा? कानून केवल संसद के द्वारा ही बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कानून कौन बनाएगा? केवल संसद ही कानून बना सकती है इस मामले में, सच्चा में। तो ठीक है, तो 16 का 3 क्या कह रहा है? इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट्स मतलब सेंटर और स्टेट कुछ पदों को रिजर्व कर सकते हैं केवल अपने निवासियों को, इस आधार पर कि वहां के निवासी हैं। लेकिन ये कानून बनाने का प्रोविजंस कौन करेगा? ये संसद के द्वारा किया जाएगा, संसद इसकी अनुमति देगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली है 16 का 4, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 16 का 4 क्या कह रहा? देखो बच्चों, 16 का 4 कह रहा है कि राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का हमने आपको अधिकार दिया। क्या कह रहा है? जो भी पिछड़े हैं, ठीक है, 16(4) कह रहा है पिछड़ों को रिजर्वेशन आप दे सकते हो। ठीक है, अब रिजर्वेशन कहां पर देना है? आपको जॉब्स में दे सकते हो। अगर उसको जॉब्स करनी है सरकारी जॉब्स में तो आप पिछड़ों को रिजर्वेशन दे सकते हो। अब पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आएगा ये तय कैसे होगा? शुरू में एससी और एसटी का प्रोविजन किया गया था, बाद में इसमें ओबीसी को भी डाल दिया गया। अब इसमें क्रीमी लेयर का भी एक प्रोविजन था, मैंने आर्टिकल 15 में आपको बात समझाई थी। अब देखिए, अब ये किस आधार पर हो? सामाजिक और शैक्षिक, ये आर्थिक आधार पर नहीं है, ध्यान देना। ये जो पिछड़ापन रिजर्वेशन दिया गया एससी एसटी ओबीसी का, ये किसके आधार पर दिया गया? ये दिया है सामाजिक आधार पर और शैक्षिक आधार पर। ठीक है, ये जो आधार है इसका आधार इकोनॉमिक बेस नहीं है,
इकोनॉमिक बेस तो तब बढ़ जाएगा आपका जब आप सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोविजन क्या किया गया है कि जो आधार है वो सामाजिक शैक्षिक है। यहाँ पर क्या है, समानता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब ये तय कैसे होगा कि कौन पिछड़ा है, ये तय करने का काम करेगा कौन SC ST में शामिल होगा, ये तय कौन करेगा, ये तय करने का काम है राज्य का, राज्य डिसाइड करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, सकारात्मक कार्रवाई की जो प्रोविजन की हमने बात की थी वो आर्टिकल 15 की अपेक्षा 16 में ज्यादा सॉरी, सकारात्मक प्रोविजंस की जो बात हमने आर्टिकल 15 में की थी उसकी तुलना में आर्टिकल 16 में ये प्रोविजंस ज्यादा व्यापक है। अब इन चीजों को आप ध्यान दें, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अब हम लोग अगर 16 के 5 को देखें, आर्टिकल 16 का 5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 16 का 5। ये कह रहा है कि भैया सुनो, किसी धार्मिक व्यवस्था के कुछ पदों के संदर्भ में धर्म के आधार पर भी यहाँ प्रोविजन कर सकते हो आप। तो 16 का 5 क्या है, धार्मिक व्यवस्था के कुछ पद हैं, मान लो कि कुछ पद हैं ये प्रीस्ट को ही दिए जाएंगे, ये तय किसके आधार पर होगा, किस बेसिस पर होगा, तो यहां पर है कि धार्मिक पदों पर, धार्मिक पदों का रिजर्व करना है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, इसको भी आप रिजर्व कर सकते हो, लेकिन वो किसको देंगे ये तय होगा, ये प्रीस्ट वगैरह को देंगे, जो पर्टिकुलरली वहां के प्रीस्ट चले आ रहे हैं उनको देने के प्रोविजंस की यहाँ पर वो बात की गई है। अब एक केस है मंडल आयोग और उसके संबंधित बात, अब इसको हम समझने की कोशिश करें। चलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि मंडल आयोग और उसके संदर्भित निर्णय क्या थे, वो क्या चीज थी मंडल आयोग के संदर्भ में। तो बात करते हैं मंडल आयोग और उसके संबंधित बात की। 1979 में मंडल आयोग का गठन होता है और सरकार क्या कहती है कि जनसंख्या के सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग की जांच करना है। तो मंडल आयोग को किस लिए बनाया गया था, जो जनसंख्या थी उसका शैक्षिक और सामाजिक, ये दो बेसिस थे, इनके आधार पर तय करना है कितनी जनसंख्या पिछड़ेपन का शिकार है, कितनी जनसंख्या पिछड़ी है। ठीक है, अब ये जो मंडल आयोग है कैसे गठित किया गया था, इसके लिए एक आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 340। ठीक है, तो इस आर्टिकल के तहत इसको गठित करा गया। अब आर्टिकल 340 के तहत जब इसको गठित करा गया तो आयोग ने जनसंख्या के लगभग 52% भाग को, इन्होंने क्या कहा, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि लगभग 52% पॉपुलेशन क्या है, ये पिछड़ी है, ये भारत की जनसंख्या की 52% आबादी को लगभग उन्होंने पिछड़ा माना, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। ठीक है, अब 1990 में बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दे दिया। अब ये जो 52% में क्या था, इसमें ओबीसी भी आता था, एससी भी आता था, एसटी भी आता था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक 1990 में हमने आपको क्या बताया, आपको याद रखना है, बीपी सिंह सरकार आती है 1990 में। तो किसकी सरकार आई, ये बीपी सिंह की सरकार आई। और ठीक है, अब 1990 में बीपी सिंह सरकार ने क्या कर दिया, 1990 में बीपी सरकार ने क्या किया, ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया। और ये ओबीसी रिजर्वेशन कितना कर दिया उन्होंने, 27%। ठीक है, अब कुल सीटों का 27% क्या होगा, वो ओबीसी रिजर्वेशन होगा। ठीक है, मंडल आयोग के आधार पर, इसको मंडल का मंडल आयोग भी कहते हैं, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे मंडल का मंडल की बात। अब 1992 में एक केस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस। ठीक है, तो 1992 आपको याद रखना है, 1992 और आपको इंदिरा साहनी केस याद रखना है, इंदिरा गांधी नहीं है इसमें, इंदिरा साहनी केस है। अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की सरकार की नीति को क्या करता है, सही ठहराता है और कहता है कि मंडल के रूप में ये जो वाद या केस प्रसिद्ध है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 16 का 4 16(1) का विरोधी नहीं है। क्या कहता है, इंपॉर्टेंट रखना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि 16 का 4 16(1) का क्या नहीं है, का विरोधी नहीं है। जहां पर समानता की बात की जाती है 16(1) में और 16(4) में रिजर्वेशन की बात की,
दोनों एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसी के आधार पर न्यायालय ने 27% आरक्षण को वैध माना। उन्होंने कहा जब जो लोग पिछड़े हुए हैं अगर उनको समान आने के मौके नहीं मिलेंगे तो वो कैसे समानता का आर्टिकल सही तरीके से काम करेगा। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो समानता की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आर्टिकल 16(4) 16(1) का विरोधी नहीं, उल्टा 16(1) को वो प्रमोट करता है। मतलब जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे लाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। इसी के आधार पर 16 क्या गया, रिजर्वेशन सही है, उनका कहना ये था, ठीक है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि रिजर्वेशन के बेसिस पर पदोन्नति नहीं करोगे, जॉब तो दे दो, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात की। दूसरी उन्होंने क्या किया कि आपको पदोन्नति नहीं करना, प्रमोशन नहीं करोगे, पदोन्नति अलाउ नहीं होगी, रिजर्वेशन के बेसिस पर पदोन्नति नहीं करोगे, और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। रिजर्वेशन क्या नहीं होगा, उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा नहीं होगा, 50% से ज्यादा क्या नहीं होगा, रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा। इन्होंने इतनी बात और कह दी। अब एक 50% ज्यादा आरक्षण आप लेके नहीं आ सकते। अब इसी में क्रीमी लेयर का प्रोविजन, ठीक है, इनको आरक्षण से बाहर रखने की बात की, तो ओबीसी में यहीं पर एक क्रीमी लेयर आ गया। क्या करो, एक क्रीमी लेयर बना दो, और क्रीमी लेयर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, इसका मूल आधार आर्थिक होगा। अब क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं है, क्रीमी लेयर को क्या नहीं मिलेगा, इनको भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ कह दिया कि आप यहाँ रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाने जा रहे, आप रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा भैया, रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर आर्थिक आधार को काउंट कर लिया। अब इसने आरक्षण में किसी जाति को शामिल करने या उसे बाहर करने के मापदंडों के विषय में निर्णय लेने के लिए सरकार को माना कि काम करो, तुम एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करो। और फिर एक 5वां प्रोविजन क्या किया, उन्होंने कहा आप क्या करो, ओबीसी आयोग बनाओ, यही तय करेगा कि कितनों को और किस जाति को इस में शामिल करना रिजर्वेशन के दायरे में। अब बात आ गया प्रोन्नति में आरक्षण का मुद्दा। ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, इसमें कई सारी चीजें हैं। अब 77वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 16 में एक नया क्लॉज 4A स्थापित किया गया, और इसके बेसिस पर पदोन्नति में आरक्षण को वैध बनाया गया। अब आइए समझते हैं इसी बात को कि रिजर्व पदोन्नति में आरक्षण कैसे वैध है, ठीक है। चलिए हम लोग पदोन्नति की बात समझते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77 संविधान संशोधन अधिनियम। अब ये जो पदोन्नति वाला आरक्षण का मुद्दा है, यहाँ पर 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा मुद्दा रखता है। यहाँ पर क्या किया गया, 77 अमेंडमेंट करा गया, और इस अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन किया गया, इस अमेंडमेंट के द्वारा एक 16 में एक 4A खंड जोड़ दिया गया, इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या कर रहा है कि इसके आधार पर क्या है, पदोन्नति में आरक्षण वैध कर दिया, इसके आधार पर क्या कर दिया, वैध कर दिया, वैधता प्रदान दे दी। अब हम कुछ केसेस को जानते हैं। 1995 में क्या हुआ, बीरपाल सिंह का केस था, बीरपाल बना भारत संघ का केस था। यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली चीज आप हमारी याद रखना। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक केस है बीरपाल सिंह केस, आपको यहाँ पर बस याद रखना है, बीरपाल सिंह केस। और ये केस कब हुआ था, 1995 में, ठीक है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया सुनो, पदोन्नति में आरक्षण को वैध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहां पर जो रिजर्वेशन है वो वैध नहीं, पदोन्नति में रिजर्वेशन को वैध नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहता है 85वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इसके द्वारा क्या हुआ गया, एक बड़ी पीठ बैठती है, इससे भी बड़ी, और वो अपने ही निर्णय को पलट देती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो क्या कर रही है, वो अपने ही निर्णय को पलट दे रही है। तो फिर 85वां संविधान संशोधन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और वो क्या करता है कि अपने ही डिसीजन को पलटने लग गया वो लोग। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो 85th अमेंडमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। न्यायालय ने इस निर्णय को निष्प्रभावी बना दिया। ये जो पहले वाला केस था इसको क्या कर दिया, इसको निष्प्रभावी बना दिया, इसको इन्होंने निष्प्रभावी कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में 85वें संविधान संशोधन की वैधता पर एक प्रश्न किया गया, और उसके लिए केस लड़ा गया नागराज,
तो नागराज केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नागराज केस। ठीक है। अब इसके क्या 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 85वें संविधान संशोधन की वैधता पर प्रश्न किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि संशोधन ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, तीन दिशा निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने। नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जिस वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग की है उस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने किस बात की बात की, उन्होंने वर्ग प्रतिनिधित्व की बात की। अगर वर्ग प्रतिनिधित्व सही नहीं है तो ठीक है, रिजर्वेशन ओके, ठीक है। दूसरा, सरकार द्वारा सत्यापित आंकड़े होने चाहिए। जो आंकड़े होने चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए, सरकार के आंकड़े, सरकारी आंकड़े चाहिए हमें जो बताएंगे कि सही प्रतिनिधित्व है कि नहीं। और तीसरा, आर्टिकल 335 के अंतर्गत इसके प्रशासन की दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो तीसरा था वो क्या कहता है, तीसरा प्रोविजन क्या कहता है कि आर्टिकल 335 में कहा क्या क्या प्रशासन की दक्षता की बात की गई, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो तीन केसों को, इन तीन पॉइंट्स को नागराज केस में देखने की सुप्रीम कोर्ट बात करता है। अब एक केस और होता है 2013 में, एम्स संस्थान की फैकल्टी जो एसोसिएशन थी और वो उनका और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब ये जो केस था वो एम्स का था, एम्स वर्सेस गवर्नमेंट, और ये केस था 2013 में। अब देखो इस केस में क्या डिसीजन आया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठी और एक फैसला सुनाया। क्या कहा कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके लिए केवल योग्यता एकमात्र मापदंड होनी चाहिए, जैसे सुपर स्पेशलिटी के पद, जैसे पीजी कोर्स, उसके लिए उन्होंने कहा। और सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की और समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान एक 5 सदस्यीय पीठ ने यह डिसीजन दिया, क्या करना भैया, कि कुछ ऐसे पद होने चाहिए जिसके लिए योग्यता ही एकमात्र मापदंड होना चाहिए। मतलब सुपर स्पेशलिटी पदों में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक है। अब इस संदर्भ में न्यायालय का पूर्ण निर्णय देखें तो ऐसे पदों पर आरक्षण के लिए सरकार के निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता, ठीक है। अब पहले निर्णय क्या कर रहे थे कि क्या था, सरकार के निर्णय लेने की स्वतंत्रता ऐसे पदों पर थी कि कोई प्रतिबंध नहीं लगता। फिर एक केस और होता है। अब ये केस क्या था, न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने एक डिसीजन दिया था और ये तमिलनाडु का केस था, ठीक है। पन्नी सेलम थे, पन्नी सेलम बनाम तमिलनाडु राज्य के बीच में ये केस होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब इस केस को समझने की कोशिश करें कि यहां पर न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने जनहित याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और क्या कहा कि SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता के मामले में मद्रास हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और कहा कि नियमों में जो वरिष्ठता का कोई प्रावधान ना होने के कारण क्या होगा, वो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन लागू नहीं होगा। तो मतलब फिर होना क्या चाहिए, देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये वाला केस को समझिए, मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए तो होगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं तमिलनाडु केस में, जो पनीर सेलम वर्सेस तमिलनाडु राज्य का केस था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं, उन्होंने याचिका को स्वीकार कर लिया और करते हुए SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के मामले मद्रास हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हम समझें कैसे। आइए पदोन्नति के केसेस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक याचिका दायर की गई और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन बताया कि सार्वजनिक पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को इस संदर्भ में बाध्य नहीं किया जा सकता। अब न्यायाधीश L. नागेश्वर राव और न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने यह अपने फैसले में कहा कि न्यायालय राज्य सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता। राज्य सरकारें चाहें तो दे सकती हैं,
अब कोर्ट के अनुसार यद्यपि संविधान का आर्टिकल 16(4) और 16 का 4A राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, किंतु ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। हालांकि वे राज्य अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक सेवाओं या उस वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता संबंधी डेटा होना चाहिए उनके पास कि वहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व का एक मानक बनाया गया। ठीक है, अब ऐसे में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो आरक्षण स्थापित किया गया था, विशेष तौर पर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का गहन विश्लेषण किया और सर्वोच्च न्यायालय ने एक हाल में एक निर्णय दिया। अब इस निर्णय की पृष्ठभूमि को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य को तो आप बाध्य नहीं कर सकते। दरअसल क्या हुआ, वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार ने SC और ST को आरक्षण प्रदान किए बिना ही राज्य की लोक सेवा के सभी पदों में भर्ती की। अब जिसके पश्चात उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अब वहां पर जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट था उसने सुनवाई की और सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया, किंतु राज्य सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, समझिए, इस मुद्दों को समझने की कोशिश करिए। अब पदोन्नति में आरक्षण के विषय में हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रोविजन किए गए। फिर 16A क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर अगर कोई जॉब निकली है तो उसके सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 16 का 2 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी संदर्भ में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास इनमें से किसी के आधार पर ना तो किसी नागरिक को पात्रता देगा ना अपात्र होगा, और उसमें कोई विभेद भी नहीं किया जाएगा। इस आधार पर किसी नागरिक के साथ आप कोई भेद नहीं करोगे। हालांकि आर्टिकल 16 का 4 और 4A में संवैधानिक पदों के संदर्भ में सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई का एक आधार दिया गया है। अब 16(4) कहता है कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रोविजन कर सकती हैं। अब जिसका राज्य की राय में क्या होना चाहिए, उस सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना दिखता हो। और 4A के अनुसार क्या होता है, 16 का 4A कहता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रोविजन कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं। अब ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं, ठीक है, ये आरक्षण व्यवस्था के मुख्य कारण है। सरल शब्दों में आरक्षण का मतलब समझ लो, सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, विधायिकाओं में किसी भी वर्ग विशेष की पहुंच को आसान बनाना है। अब इन वर्गों को उनकी जातिगत पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से कई अन्यायों का पूर्व में सामना करना पड़ा है, वैसे तो अभी भी करना पड़ता है। अब 1882 में जब हम आजाद नहीं हुए थे, अंग्रेजों का शासन था, तो विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण की पहली बार बात की थी और उसकी कल्पना की। आरक्षण की मौजूदा प्रणाली को सही मामले में वर्ष 1993 में पेश किया गया, जब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया 1883 में। अब इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रोविजन किया गया। अब आजादी के बाद शुरुआती दौर में मात्र SC और ST समुदाय से संबंधित लोगों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर OBC को भी आरक्षण की सीमा में शामिल कर लिया। नवंबर में बात करें 1992 को, इंदिरा साहनी मामले में OBC आरक्षण पर फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि पदोन्नति में SC और ST समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाया और इसे 5 वर्ष के लिए ही लागू रखने का आदेश दिया। लेकिन 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से ही यह मामला विवादों में।
हालांकि वर्ष 1995 की बात करो अगर, तो वहां पर संसद ने 77वां संविधान संशोधन पारित किया और पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखा। अब इस संशोधन में ये प्रोविजन किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये अधीन है कि वह पदोन्नति में भी आरक्षण दे सकती है, किंतु यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। तब कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में आरक्षण तो दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इसके माध्यम से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था की गई। मतलब पदोन्नति में एससी और एसटी की तत्कालीन स्थिति, नागराज वाला केस और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के जो 2006 के निर्णय के बाद पुनः बदल दिया गया। नागराज जो केस था उस बाद में संसद द्वारा दिए गए 77वें और 85वें संविधान संशोधन को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा चुनौती दी गई थी। अब न्यायालय ने अपने निर्णय में इन संवैधानिक संशोधन को तो सही से ठहराया, किंतु पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 मापदंड निर्धारित कर दिए, जो अभी हमने आपको बताया, वर्ग प्रतिनिधित्व हो, सरकारी आंकड़े हो और आर्टिकल 335 के तहत किसी भी हालत में प्रशासनिक दक्षता प्रभावित ना हो रही। ये जो 3 प्रोविजन थे बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 में जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़ेपन से संबंधित मात्रात्मक डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उन्होंने एससी और एसटी को पिछड़ा मान लिया। मतलब पदोन्नति में अगर आपसे पूछा जाए कि आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क होने चाहिए, तो आरक्षण को एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक भेदभाव एक सरकारी नीति होती है जिसे कमजोर वर्गों के मध्य समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाया जाता है, ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान की जा सके। वैसे इसका अर्थ रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में समाज के हाशिए के वर्गों को प्राथमिकता देने से, ऐसे लोग जो समाज में रोजगार और शिक्षा तक जिनकी पहुंच नहीं थी, उनको यहां तक लाना है। हालांकि आरक्षण के कारण विभिन्न स्तरों पर एससी और एसटी समुदायों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है, किंतु अभी भी देखें ना, उच्च स्तरों पर अभी भी पक्षपात के कारण और एससी एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम है। फिर 2017 के अगर आंकड़े की बात करें तो वो दिखाते हैं कि उस वर्ष सचिव स्तर पर मात्र 4 अधिकारी एससी और एसटी समुदाय से संबंधित थे। अब एससी और एसटी समुदाय से संबंधित लोग 2000 से भी अधिक वर्षों तक संपत्ति और शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित रहे और उन्हें आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथाओं और सामाजिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे बहुत से प्रोविजन हैं जो आरक्षण के विपक्ष में तर्क देते हैं। अगर कोई आपसे विपक्ष में पूछे तो आप क्या बताएंगे आरक्षण में पदोन्नति के जो आलोचक हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक स्तर के सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना है, किंतु पदोन्नति में से लागू करने से यह विपरीत काम करता है और पहले से समान स्तर पर मौजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। रोजगार और पद प्राप्त करना सामाजिक भेदभाव की समाप्ति को सुनिश्चित नहीं करता है, अतः इसे पिछड़ेपन के आकलन हेतु एकमात्र साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से यह प्रशासन की दक्षता में कमी ला सकता है, जो आर्टिकल 335 की बात जो नागराज केस में हुई थी। फिलहाल अगर आगे की राह देखें तो हमें यह समझ में आता है कि आरक्षण भारत में सदैव एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और समय समय पर इसको लेकर विवाद भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। ठीक है, आरक्षण का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक स्तर पर समानता लाना नहीं रहा है, संविधान में कई बार बात भी की गई है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर समानता लाना है। असामाजिक या सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अस्पष्टता से निपटने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है और इस व्यापक कानून के माध्यम से जो मौजूदा विषय है जैसे दक्षता आर्टिकल 335 के तहत की गई उसको परिभाषित किया जाए। पिछड़ेपन के मूल्यांकन में पारदर्शिता के अभाव को भी संबोधित किया जाना चाहिए और उसको भी परिभाषित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये ज्वलंत मुद्दा है और ये आगे चलता रहेगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आर्टिकल 17 को समझेंगे, उसके द्वारा अस्पृश्यता का कैसे अंत किया जा सकता है, हम लोग उसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार,
जय हिंद।